नमस्कार और सलाम सारे साथियों को। आज का जो डिस्कशन है वो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली जैसे शहर में मजदूरों के और झुग्गियों के हालत के ऊपर है। अगर साथी लोग लाइव हैं, कोई सुन रहे हैं तो थोड़ा बताइए कि साउंड आ रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा है कि नहीं। और जब तक कोई साथी बताते हैं तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। चर्चा थोड़ी देर बाद हो सकता है हम लोग शुरू करें। पहले तो जनमत के साथियों को बहुत बहुत बधाई कि शायद साउंड आ रहा है। लाल सलाम कॉमरेड, अगर अवधेश या दीपक साथियों में कोई बता पाए। आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ कम आ रहा है, कहा जा रहा है। थोड़ा अगर माइक का कनेक्शन हम लोग चेक करें तो हम लोग अभी आवाज़ ठीक कर रहे हैं। और जनमत के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया और उसी के साथ साथ इस बात का भी बधाई, एक आप लोगों का शुक्रगुजार है कि लॉकडाउन के दौरान इस देश में लोग कैसे हैं, जो अलग अलग तबका है उनका क्या स्थिति है देश में, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो महिलाएं हों, उनका क्या स्थिति है, या जो मजदूर शहरों से वापस गए हैं वो जब अपने घर लौट के जा रहे हैं। आवाज़ आ रही है, अवधेश ने इन्फॉर्म किया कि आवाज़ आ रही है, तो हम लोग आज का चर्चा जो है उसको शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि माइक के बिना ही शायद आवाज़ आ रही है, तो शायद इसको बदलने का ज़रूरत नहीं है। आज जो विषय में चर्चा करने के लिए कहा गया है वो है लॉकडाउन के दौरान दिल्ली जैसे शहर में मजदूरों का क्या स्थिति है और दिल्ली में झुग्गियों का क्या स्थिति है। इस बारे में अभी आज रणवीर, मुझे लगता है माइक के बिना ठीक है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का क्या स्थिति है और झुग्गियों का क्या स्थिति है दिल्ली जैसे शहर, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमने देखा कि 25 मार्च को इस देश में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, 25 मार्च से। और एक तरीके से कोरोना वायरस महामारी जो दुनिया भर में फैला हुआ है और जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसी कोरोना वायरस महामारी के दौर में 25 मार्च से लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। और उस समय से 25 मार्च से पूरे देश भर में हम लोगों ने देखा कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, कितने बड़े मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा अपना जिंदगी बचाए रखने के लिए। एक दिन का खाना ये पाने के लिए या घर जाने के जद्दोजहद में इस समय हम लोग देख रहे हैं कि सैकड़ों मजदूर बड़े बड़े शहरों से, जिन शहरों को विकास का पैमाना बताया गया, जिन शहरों को कहा गया कि ये सुपर सिटीज हैं, ये मेगा सिटीज हैं, ये स्मार्ट सिटीज ये बनाए जाएंगे और ये विकास का पैमाना है, इन शहरों से, इन शहरों के होने से पता चलता है कि देश में विकास हो रहा है, देश सुपर पावर बन रहा है। उन शहरों में मजदूरों का क्या स्थिति है, ये चीज हम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान देखा। ये जो शहरों में स्थिति है, शहरों में खास करके हम लोग आज झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या है ये झुग्गियां और दिल्ली शहर और दिल्ली जैसे बाकी शहरों के वो मजदूर, उनकी हालत क्या है इस लॉकडाउन के समय, उनकी हालत कैसे थी लॉकडाउन से पहले भी। ये शहरें जो बनाते हैं और इन शहरों में जो रहते हैं, उनमें इन शहरों के मजदूरों का, मजदूर मतलब सारे ही लोग
श्रम से अपना रोजी रोटी कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। और उन कामों की तरफ अगर हम देखें, क्या वो काम है जो एक शहर को बनाती है, एक शहर को चलाती है? तो शहरों में बिल्डिंग, स्कूल, अस्पताल, थिएटर, सड़कें, एयरपोर्ट्स, होटल्स, ये बनाने में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक बहुत बड़ा भूमिका है। और निर्माण मजदूर इन शहरों को बनाते हैं, वो दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों में रहते हैं। बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज शहरों को चलाती हैं, जैसे आपका पूरा फूड सप्लाई, खाना कहाँ से आएगा? तो खेतों से शहरों तक खाना आना, वो फसल जो फूड मटेरियल सप्लाई होता है, वो जो सप्लाई सेंटर्स तक पहुंचाते हैं, उनमें जो शारीरिक श्रम देते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर। शहरों के सफाई कर्मचारी, दिल्ली शहर के सफाई कर्मचारी, दिल्ली शहर के सर्विस देने वाले वो वर्कर, और उसी के साथ साथ बड़े बड़े कंपनियां, बिग कैपिटल, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, वो जो सामान बेचते हैं, वो सामान आज शहरों में झुग्गियों के अंदर भी बनता है, होम बेस्ड वर्कर में। पूरे प्रोडक्शन चेन का ये भी हिस्सा है। तो इन शहरों में ये जो काम करते हैं, ये शहरी मजदूर और झुग्गी में रहने वाले मजदूर, ये लोग हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये है। ज्यादातर इनफॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर मतलब संगठित नहीं, मतलब इनके होने का, इनके मजदूर होने का कोई पहचान पत्र, कोई अधिकार, सोशल सिक्योरिटी, इनके नौकरी के गारंटी पे गारंटी नहीं। मतलब एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर का ये शहरी मजदूर हिस्सा है। ये झुग्गियों में रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि यही लोग शहरों को बनाए हैं, शहरों को चलाते हैं। ये झुग्गियों का क्या स्थिति है और लॉकडाउन में क्या दिक्कतों का सामना झुग्गियों को करना पड़ा है, उसके बारे में अगर हम जानेंगे, और हमारे राजनीति में, हमारे सरकार तय करने में, हमारे नीतियां बनाने में अगर इन मजदूरों का जगह होगा, तब शायद कोविड से लड़ने में और एक बेहतर देश बनाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। जो देश, जो शहर उसके मेहनत कशों को, उसके निर्माता को सम्मान नहीं करता, उसको हक नहीं देता, वो उस देश के लिए कोविड से लड़ना और एक बेहतर देश बनाना मुश्किल है। इन झुग्गियों में दिल्ली का अगर खास हम लोग संदर्भ में देश के बाकी शहरों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि कोविड-19 और कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस समय एक तरीके से नागरिकों को, देश के लोगों को कहा गया कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे देश में अस्पतालों का जो हालत है और था, अस्पताल का संख्या इतना कम, पब्लिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल का संख्या कम, इलाज कराने के लिए पैसे की जरूरत इतना ज्यादा, ये सब के चलते एक तरीके से शुरू में कह दिया गया कि नागरिकों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ बेसिक चीजों को निभाना होगा। उसमें से था कि भाई घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, शारीरिक दूरी बरकरार रखिए, स्टे होम एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के बतौर पहले कहा गया, लेकिन शारीरिक दूरी बरकरार रखने का एक जरूरत है। शहरों में अगर हम झुग्गियों में देखें ये बातें, तब हम लोगों को लगेगा कि शायद ये बातें कह देना आसान है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए ये जो मिनिमम जरूरत है कि घर में रहना संभव हो पाना या शारीरिक दूरी बरकरार रखना, ये हमारे शहर के झुग्गियों में संभव नहीं है। शहर का बड़ा हिस्सा ये झुग्गियां बनाती हैं, और यहाँ पे अगर 7-8 लोगों का परिवार हो, एक ही समय एक ही घर में रहना संभव नहीं, क्योंकि झुग्गियां इतनी छोटी हैं, क्योंकि शहरों में मजदूरों को रहने के लिए जगह नहीं दिया गया। उनका मेहनत तो लिया जाता है, लेकिन उनको रहने का हक नहीं दिया गया। इसीलिए स्टे एट होम, घर में रहना और शारीरिक दूरी बरकरार रखना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एक तरीके से महत्वपूर्ण जो तरीके बताए गए, हमारे झुग्गियों में वो संभव नहीं है। और इसीलिए एक तरीके से झुग्गियों के लोगों को धकेल दिया गया है इस महामारी से जूझने के लिए, अपने आप और उसको सहने के लिए।
हम लोगों को याद है कि कोरोना वायरस संक्रमण से पहले भी शहरों में झुग्गियों की ये हालत हमारे सामने आ रही थी, लेकिन सवाल यह कि उनको देख कौन रहा था। देश में राज करने वाले पार्टियां और वो जिनके मुनाफे के लिए नीतियां बनाते हैं, वो कॉर्पोरेट हाउसेस से मीडिया हाउसेस, क्या हमारे राजनीति में एजेंडा थी कि मजदूरों को किस हालत में हम रखते हैं। कोरोना वायरस महामारी आने से पहले दिल्ली शहर में फैक्ट्री फायर्स का काफी घटनाएं आई, और कुछ ही दिनों पहले जो ये लॉकडाउन डिक्लेयर होने के कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के अंदर फिल्मिस्तान में हमने देखा कि एक बिल्डिंग में आग लगा और कितने लोगों की मौतें हुई। 100 से ज्यादा लोगों की मौतें, मैं शायद पूरा आंकड़ा नहीं जानती, लेकिन 100 से कहीं ज्यादा लोगों की मौतें सिर्फ एक बिल्डिंग में। इतने लोग एक साथ रहने के चलते लोगों का मौतें हुई, लेकिन फिर भी हाउसिंग राइट, मजदूरों का हक नहीं माना गया, गरीबों का हक नहीं माना गया, नीतियां नहीं बनाई गई, उनको जैसे तैसे रहने के लिए मजबूर किया गया। तो ये एक बड़ा संकट दिल्ली के झुग्गियों में हमने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में देखा। बाकी इन झुग्गियों में जो भारत सरकार का, वर्तमान सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का हालत अगर हम इन झुग्गियों में देखेंगे, ऐसी भी झुग्गियां हैं जो जैसे तैसे प्लास्टिक शीट, वो जो प्लास्टिक का जो तिरपल का शीट होता है बड़ा बड़ा, उसको लगा के जैसे तैसे लोग रह रहे हैं। टॉयलेट का ना होना, हम लोगों को कह दिया गया कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम सक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेसफुल इस देश में होने का मतलब है कि मीडिया में उसकी चर्चाएं हुई, गरीबों तक नहीं पहुंचा। और इस दौरान दिखा, कोरोना वायरस महामारी के दौरान झुग्गियों में ये संकट दिखा। हाउसिंग राइट नहीं दिया गया गरीबों को, शहरी मजदूरों को, जिसके चलते झुग्गियों में रहते हैं, वो भी किराए में रहते हैं, किराया देना पड़ता है। और लॉकडाउन के समय, जिस समय जीविका खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, तनख्वाह चला गया, पैसा नहीं है, उस समय किराया के लिए मकान मालिक के ओर से जो दबाव बनाया जा गया, वो इनको झेलना पड़ा, पैसा जैसे तैसे उधार लेके देना पड़ा। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के कहा, रिक्वेस्ट किया कि भाई इस समय किराएदारों से किराया मत वसूलिए जबरदस्ती, लेकिन सरकार ने उसको लागू नहीं करवाया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने किराया देने का, किराएदारों की ओर से किराया देने का कोई प्रावधान सरकार की ओर से नहीं दिखा। रेंट कंट्रोल एक्ट दिल्ली जैसे शहर में लागू नहीं है, जिसके चलते मकान मालिक अपने मन मुताबिक, अपने मन मर्जी माफिक वो किराया बढ़ाते हैं। और इस समय भी हमने देखा, छात्रों ने कहा, मजदूरों ने कहा कि मकान मालिक कह रहा है कि इस महीने का किराया ज्यादा, तो कहां से देंगे लोग? जब रोजगार नहीं था, जब तनख्वाह नहीं था, जब काम धंधा बंद हो गया, दिहाड़ी बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, ठेला बंद हो गया, तो लोग पैसा कहां से देंगे? इसका गारंटी सरकार ने नहीं लिया। तो एक तरीके से हाउसिंग राइट ना होना एक बड़ा सवाल के बतौर उभरा। और इस कोरोना वायरस संकट के दौरान और इसके बाद जरूर शहरों के ऊपर मजदूरों का हक, ये बात हम लोगों को कहना होगा। हाउसिंग राइट इसका गारंटी और उसके लिए आवाज उठाना, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण टास्क के बतौर हम सब लोगों के सामने उभर के आया है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इन झुग्गियों में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस समय पुलिस का जो रवैया था, एक तरीके से मजदूरों पे, गरीबों पे, झुग्गी वालों पे पुलिस का दमन जितना बढ़ा हुआ दिखा। कहा गया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर पे रहो। जिसके लिए घर में रहना संभव नहीं है, या खाना लेने के लिए जब झुग्गी वालों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, उस समय भी हमने देखा कि पुलिस के दमन का सामना करना पड़ा, पुलिस का लाठीचार्ज हम लोगों ने देखा जगह जगह पे। मजदूर जब रहने के लिए संभव नहीं रहा उनके लिए कि वो शहरों में रहे, वो घर जाना चाहते हैं, वो बस स्टॉप तक पैदल गए, वो स्टेशन तक पैदल गए, वहां पे पुलिस का लाठीचार्ज हमने देखा। तो एक तरीके से पुलिस या दमन मजदूरों को, जिनके पास रहने के लिए बड़ा घर नहीं है,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना संभव नहीं है, खाने पीने की लानत है, उनको पुलिसिया दमन भी झेलना पड़ा। तो एक तरीके से हमारे लोकतंत्र की चेहरा कि हमारे लोकतंत्र का मतलब क्या है। अगर मेहनत कशों को इतना सम्मान पुलिस नहीं कर सकता या उनके लोकतांत्रिक हक का सम्मान नहीं कर सकता, उनके लिए रहने का, खाने का, जाने का बंदोबस्त सरकार ने नहीं किया, लेकिन पुलिसिया दमन उनके ऊपर किया गया। तो एक तरीके से इस समय की राजनीति का एक चरित्र और इस समय के सरकार और नीतियों का एक चरित्र कि ये मजदूर विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं, इनकी नीतियां गरीबों के खिलाफ बनती हैं और ये गरीबों के आवाज को, गरीबों के हक को पुलिस के लाठीचार्ज से ये दमन करने का कोशिश करते हैं। ये एक सच्चाई हम लोगों के सामने आए। इस दौरान जो तीसरा एस्पेक्ट है, जो झुग्गियों से और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले मजदूरों के अनुभव से पता चला कि ये सच्चाई पहले भी सामने थी कि जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसी समय हमने देखा कि एक तरीके से इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, इस समय देश में मेहनत कश जो श्रम करके जिंदगी जीते हैं जो मजदूर हैं, उनमें से ज्यादातर हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है। उनका मजदूर अधिकार, उनके नौकरी का गारंटी नहीं है, परमानेंसी है नहीं है नौकरी का, उनके बाकी हक एक तरीके से नहीं है, बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में उनका बाकी हक। और लॉकडाउन के तुरंत बाद हम लोगों ने देखा कि नौकरी से निकालने का सिलसिला, जो एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर ने जिसने नौकरी इनको दिया था, जो दिहाड़ी देते थे, जो पिछले महीने मार्च के महीने में जिस कंपनी के लिए, जिस ठेकेदार के लिए मजदूर ने काम किया, वो नौकरी से निकाल दिया। और ये सच्चाई, एक इसके पीछे जो नीतिगत कारण है वो यही है कि परमानेंट नौकरियों को खत्म करना, संगठित क्षेत्र में नौकरियों को खत्म करना, पीएसयूज को बेचना, सरकारी दायरे से निजीकरण की तरफ सारे कामकाज के क्षेत्रों को लेके जाना, जिसके चलते मजदूरों के पास नौकरी के परमानेंसी का कोई गारंटी नहीं है, नौकरी रहेगा इसका गारंटी नहीं है। और लॉकडाउन होते ही उनको नौकरी से निकाल दिया गया, रिट्रेंचमेंट बड़े मात्रा में शुरू हुआ, दिहाड़ी नहीं दिया गया, हाथ में पैसा नहीं दिया गया, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन हाथ में पैसा नहीं दिया गया, उनको कह दिया गया जैसे तैसे तुम्हारा रोजगार छिन गया, जैसे तैसे तुम जिंदगी जियो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ नोटिफिकेशंस निकाला, कहा गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश पे लागू हुआ है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पे सरकार को अपने ओर से जो करना था वो सरकार करती रही। सरकार एक तरीके से देश के नागरिकों को कहती रही कि मेरा बात सुनना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा, लेकिन मजदूरों के हक में जो ऑर्डर्स थी वो कभी लागू नहीं हुई। मजदूरों को पुलिस दमन का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जो ऑपोजिशन के वॉइसेस हैं उनको दबाया गया, उनको चुप कराया गया, उनको जेल में भेजा जा रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मजदूरों के हक में जो ऑर्डर्स थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑर्डर निकालना पड़ा था कि लॉकडाउन के दौरान रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, वेज कट नहीं होगा, मतलब तनख्वाह काटा नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली शहर में यह सच्चाई हम लोगों को पता है कि लगभग हर एक मजदूर का या तो रिट्रेंचमेंट हुआ है या तो वेज कट हुआ है, या तो उनका नौकरी खत्म हो गया है, या तो उनको तनख्वाह पूरा नहीं दिया गया, पैसे के बिना बिताए हैं। और बाकी जो छोटे दुकानदार हैं, जिनका दुकान बंद हो गया, जो ठेला चलाते हैं, उनका भी एक तरीके से जीविका खत्म हो गया। तो एक मिनिमम इनकम का ना होना, सरकार के ओर से, व्यवस्था के ओर से मिनिमम इनकम की गारंटी का ना होना, पहली बात, नौकरी के परमानेंसी का गारंटी ना होना, नौकरी के स्थायित्व का गारंटी ना होना, वर्कर्स राइट्स का ना होना, कोर्टों में, लेबर कोर्ट्स में वर्कर्स राइट्स का तवज्जो ना देना, ये जो पूरा एक एंटी वर्कर, एक गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी रवैया है, जिससे मजदूरों का कानूनी अधिकार निजीकरण के नाम पे, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, विकास के नाम पे, कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम पे, आईटी रिवॉल्यूशन के नाम पे मजदूरों का कानूनी अधिकार छीन लिया गया, इनफॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, निजीकरण शुरू हुआ और उनका सारा अधिकार छीन लिया गया। लॉकडाउन के समय हम लोगों ने देखा कि उनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं था,
उनका मेहनत जो लोग लेते थे, मेहनत से जो लोग कंपनी बनाए, मेहनत से जो लोग शहर बनाए, लेकिन उनके अधिकार का कोई गारंटी नहीं हुआ। और ऐसे एक समय में जरूरत था कि हम सब लोग और ये सरकार, वर्तमान सरकार जो कहती है कि वो अच्छे दिन बनाने के लिए आई है, वो 70 साल में जो चला उसको बदलने के लिए आई है, तब ये सवाल करना है कि आप नीतिगत क्या बदलाव लाएं। क्या आप इस समय मजदूरों के हक को और मजबूत करने के लिए, ये बात जब सामने आई कि गरीबों का हक छीना गया है, कानूनी हक पिछले इतने सालों में छीना गया है निजीकरण के नाम पे, तब आपने क्या मजदूरों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाई? भाजपा सरकार ने कोई कदम उठाई, बाकी राज्य सरकारों ने कोई कदम उठाई? तो हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के ओर से और राज्य सरकारों की ओर से भी, खास करके बीजेपी शासित राज्य सरकारों की ओर से, मजदूर कानूनों को खत्म करने का, जो मजदूर अधिकार अभी तक हैं उनको खत्म करने के लिए, मालिकों को, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए नीतिगत बदलाव किया गया। जिस समय आप मजदूरों को खाना नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, उस समय आप कानून में बदलाव कर रहे हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, यहां तक कि पंजाब में श्रम कानून में बदलाव किया गया और कहा गया कि 8 के जगह लोग 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे, 12 घंटे तक काम करेंगे, और उसके लिए उनको कोई ओवरटाइम नहीं दिया जाएगा। तो जो मजदूर अभी तक अपने मेहनत से देश को बनाए, व्यवस्था बनाए, जिस व्यवस्था ने उसको ठुकराया गया, अभी फिर से उसको कहा जा रहा है कि फिर से तुम बलिदान दो, तुम सैक्रिफाइस करो, तुम और ज्यादा मेहनत करो, लेकिन तुम्हारे अधिकार का गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को, जो सेंट्रल जो लेबर लॉज है उसको मानने से उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को मुक्त कर चुकी है कि वो कोई मजदूर कानून को अपने राज्य में वो नहीं मानेगी। ये नियम ला चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। श्रम कानून में जो बदलाव हो रहे हैं वो ये है कि जब मजदूरों का हक मारा जाता है, जब मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, जब नौकरी से निकाला जाता है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तब इंस्पेक्टर के माध्यम से, लेबर इंस्पेक्टर के माध्यम से मालिकों के ऊपर एक चेक रहे। लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर मजदूरों को उनका हक ना दे, उनको न्यूनतम मजदूरी ना दे, उनको नौकरी से निकाल दे, उनके साथ गलत बर्ताव करे, उनको रहने के लिए ना दे। अगर कानून मालिक तोड़े तो कानून मालिक के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कानून में बदलाव। तो ये सरकार, ये व्यवस्था अभी भी, इस वक्त भी किसके लिए काम कर रहा है? देश के लोगों के लिए नहीं, देश जो लोग बनाते हैं उनके लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश के मजदूरों के लिए नहीं, अपने चहिते कुछ कॉर्पोरेट घरानों के लिए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनके पार्टी को चुनाव का चंदा मिलता है। और इस समय दिल्ली जैसे शहर में जो ये बड़ा वर्किंग क्लास राइट्स का, मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ, उनको नौकरी से निकाल देना, उनको तनख्वाह ना देना, उनके पास में पैसा ना रहना, वो हम लोगों के सामने आया। जो एक महत्वपूर्ण चीज मजदूर अधिकार का हिस्सा है और लॉकडाउन के दौरान जो सामने आया वो था कि इन झुग्गियों में खाने के लिए जो मिनिमम चीज है, चावल, रोटी, अच्छा खाना, क्वालिटी, न्यूट्रिशियस और पर्याप्त सबके लिए, ये बेसिक राइट जो किसी भी देश के सिटीजन का होना चाहिए। मॉडर्न समय में, आज के समय में, खास करके उस समय जब आप क्लेम कर रहे हैं कि आप सुपर पावर बन रहे हैं, आप ट्रंप के साथ आपका अच्छा दोस्ती है, आप इंटरनेशनली इस सरकार का नाम हो रहा है, वो सरकार खाने का अधिकार गारंटी नहीं कर सकते अपने नागरिकों के लिए। तो किस बात का आगे बढ़ रहा है देश? तब किस बात का अच्छे दिन है? तब किस बात का इतना प्रसार है? तब किस बात के लिए 6 साल पूरा होने पे भाजपा जश्न मनाएगी अगर दिल्ली जैसे शहर में झुग्गियों में खाने के लिए नहीं है? हमने इस दौरान देखा कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उस समय नौकरी चला गया, पैसा नहीं रहा, बाहर निकलना मुश्किल हुआ, इसीलिए झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों के पास खाने के लिए भी नहीं रहा। सरकार की ओर से जैसे तैसे कुछ बना हुआ खाना बांटने का इंतजाम किया गया। कहा गया कि कुछ हंगर पॉइंट्स है, कुछ जहां पे खाना मिलेगा वहां पे जाके मजदूर खाना ले ले।
तो झुग्गी से कहीं दूर 2-3 किलोमीटर दूर वो हंगर पॉइंट है, वहां जाना किसी मजदूर के लिए असंभव है क्योंकि पुलिस दमन होगा बीच में, और लॉकडाउन के बाकी नियम कानून आपके ऊपर लागू होंगे, तो आप खाना लेने जा भी नहीं सकते हैं। और एक खास समय में जब ट्रेड यूनियंस ने आवाज उठाना शुरू किया, मजदूरों ने आवाज उठाना शुरू किया, तो विरोध का आवाज आया, भूखमरी बढ़ने लगी, उस समय हाँ झुग्गियों में जो है बना हुआ खाना कुछ झुग्गियों में, सब झुग्गियों में भी बंटना शुरू हुआ, लेकिन उस खाने का जो क्वालिटी है वो खाना पर्याप्त नहीं है एक परिवार के लिए, परिवार के हिसाब से नहीं दिया गया, जैसे तैसे कुछ भी बना के जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, कोई पौष्टिक गुण उसमें नहीं है। 1-1.5 महीने तक लोगों को मजबूर किया गया कि वही खाना खा के वो रहें। उसके बाद ये कुक्ड फूड का हालत है, राशन का जो स्थिति है, अगर लोगों को पका हुआ खाना नहीं मिल रहा है तब उनके हाथ में राशन होना चाहिए। राशन कार्ड आप लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बिना खाए रहेंगे। लोगों को खाना देना सरकार गारंटी करे तभी लॉकडाउन संभव है, तभी स्टे एट होम संभव है, तभी फिजिकल डिस्टेंसिंग संभव है। लेकिन राशन का हालत हम लोगों ने देखा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हालत हम लोगों ने देखा कि दिल्ली जैसे शहर में जो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बाहर से आए हैं, यहाँ काम करने के लिए आए हैं, रहते हैं झुग्गियों में, उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। और ये लाखों के तादाद में है, लाखों लाख हैं ये मजदूर, ये शहर का बड़ा हिस्सा है, राशन कार्ड ही नहीं है और राशन लेना उनके लिए असंभव है। और जब ये बात उठी तो दिल्ली सरकार ने कहा ई कूपन का प्रावधान वो किए। ई कूपन का मतलब है कि आपको फोन के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास स्मार्टफोन होना होगा, आपके पास 4G नेटवर्क होना होगा। और झुग्गियों के मजदूरों से ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद करना कि वो ई कूपन में अप्लाई करेंगे, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार नहीं चाहती कि उनका राशन कार्ड बने, वो राशन ले। और ये क्राइटेरिया इसीलिए लाया गया ताकि मजदूर इसको झुग्गियों में रहने वाले गरीब इसको अवेल ना कर पाए, इसके लिए अप्लाई ही ना कर पाए। ई कूपन का ये स्थिति रहा और ज्यादातर मजदूरों को सरकार से राशन नहीं मिली। जिनके पास राशन कार्ड रहा, जो जैसे तैसे कुछ लोग ई कूपन बना लिए, उन लोगों को बार बार वो राशन दुकान में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं जहां से राशन बंटता है, उनको डिनाई किया गया कि आपके लिए राशन नहीं है, कल आइए, परसों आइए, लाइन में खड़ा रखा गया, राशन डिनाई किया गया। कुछ लोगों को जो मिला उनमें से 7.5 केजी सरकार ने कहा कि 7.5 केजी राशन मिलेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ई कूपन वालों को, इनफॉर्मल वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, जो चंद कुछ लोगों को मिला ई कूपन के माध्यम से राशन, उन लोगों को ये पूरा मात्रा नहीं मिला। 5 केजी ही मिला जैसे तैसे, और 5 केजी से कम भी लोगों को मिला। तो ये ओवरऑल बेसिक फूड प्रोवाइड कराना, जो नागरिक का जिंदा रहने का, इंसान के जिंदा रहने का बेसिक क्राइटेरिया है, ये अधिकार भी दिल्ली जैसे शहर में मजदूरों को नहीं दिया गया। बार बार ट्रेड यूनियंस कहते रहे हैं, बार बार राइट टू फूड कैंपेन के लोग, मूवमेंट के लोग कहते रहे हैं कि आप ई कूपन क्राइटेरिया को हटाइए। क्यों ये संभव नहीं है और क्यों ये ऐसा नहीं होना चाहिए? आप कहते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड, सब कुछ में 1 नेशन 1 कार्ड। लोगों ने तो बहुत सारा कार्ड बनवाया, लोगों ने तो आधार कार्ड भी बनवाया, उन लोगों को भी तो राशन नहीं मिला क्योंकि उनके पास दिल्ली का राशन कार्ड नहीं था, ई कूपन अप्लाई करना उनके लिए संभव नहीं था। निर्मला सीतारमण ने अपने अनाउंसमेंट में कहा 20 लाख करोड़ रुपए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जो जिस शहर में रहेगा उसको उस शहर में मिलेगा। शहर में रहने वाला लॉकडाउन के दौरान ई कूपन अवेल नहीं कर पाया, वो 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला कार्ड कैसे बनाएगा? ये स्कीम पिछले 2 सालों से है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का स्कीम, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। बहुत कम लोग इसका अवेल कर पाए। तो ऐसे नियम लाने का मतलब क्या है? क्यों ये संभव नहीं है कि इस देश में, शहरों में जो मजदूर हैं, जो गरीब है, जो भी है, जो राशन मांगे उनको राशन दिया जाए? फिर टैक्स देने का क्या मतलब है? फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका क्या मतलब है? तो ये राइट टू फूड, सबको राशन दिया जाए, इस समय का महत्वपूर्ण मांग है जो हम लोगों को उठाना चाहिए। जो हालत इस समय झुग्गियों में है, राशन सबको दिया जाए,
कौन नीडी है ये देखना इस समय असंभव है। जो मांग रहे हैं उनको राशन दिया जाए। और जरूर जो फूड क्रॉप्स है वो फूड क्रॉप्स बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाना, सप्लाई ज्यादा वहां जाना, इस प्रक्रिया को रोका जाए। सरकार प्रोक्योर ज्यादा करे किसानों से और गरीबों को बांटे। राशन का यूनिवर्सलाइजेशन, सबके लिए राशन, और हाथों हाथ राशन कार्ड बने। वन नेशन वन राशन कार्ड जैसा झांसा बंद किया जाए। अगर गरीब या मजदूर या कोई भी राशन मांगने जाए सरकारी दुकान पे, उसको दिया जाए और हाथों हाथ उसका राशन कार्ड बनवा के दिया जाए। ये इस समय का महत्वपूर्ण मांग है। और ये सवालों पे जो कुछ बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया, मैं खत्म करते हुए यही कहना चाहूंगी कि जरूर इस समय गरीबों का जो हालत है, मजदूरों का जो हालत है, शहरों में जो हालत है, पहले हम लोगों ने देखा लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में, पहले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि खाना नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मजदूर घर जाना चाहते हैं और घर जाते वक्त कितना जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं रहा। घर जाते वक्त ट्रेन से काट दिए गए, कुचल दिए गए। इस समय श्रमिक एक्सप्रेस का हालत हम लोग देख रहे हैं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, टिकट कटाना मुश्किल है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से चिंता का विषय है, दुख का विषय है। लेकिन हमारा चिंता बस यहाँ पे खत्म ना हो जाए कि हम कुछ ही वक्त इसके लिए चिंतित रहें और हम ये समझें कि सरकार का नीति बिना बदले सिर्फ चैरिटी के माध्यम से इतने बड़े समस्या को हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। ये वो वक्त है जो समझने का, कहने का और उसके लिए संघर्ष को बढ़ाने का, एकजुट होने का, कि एक बड़े बदलाव का जरूरत है। वो बदलाव राजनीतिक बदलाव जरूरत है, क्योंकि वर्तमान राजनीति आज के समय में जो हमारे सरकार में बैठे हैं, हमारे नीतियों को बना रहे हैं, हमारे आर्थिक नीतियों को बना रहे हैं, हमारा आपका जिंदगी तय कर रहे हैं, वो गरीब विरोधी हैं, वो मजदूर विरोधी हैं, वो आम लोगों के खिलाफ हैं। इतने मौतों के बाद, इतने बड़े क्राइसिस के बाद इस बात को हम लोगों को कहना पड़ेगा। हम लोगों को कहना पड़ेगा कि रेल मंत्री तुम इस्तीफा दो, इतने लोगों का मौत श्रमिक एक्सप्रेस में हो रहा है। हम लोगों को कहना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। और उसी के साथ साथ जो नीतियां इस देश में और दुनिया भर में थोपी गई, एक तरीके से निजीकरण की नीतियां, कि कुछ चंद लोगों के मुनाफे के लिए सारी नीतियां बनाई गई। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बढ़ाया गया। स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रोजगार के सारे जो क्षेत्र हैं, देश चलाने के जितने सेक्टर्स हैं, वो सब कुछ निजी हाथों में दिया गया ताकि निजी कंपनियां उससे मुनाफा बना पाए। इस नीति को बदलना होगा। मजदूर अधिकारों को, मजदूर हकों को सुनिश्चित करना होगा। मुनाफे के लिए नहीं, जनता के लिए नीतियां बने, ये गारंटी करना। अगर उसके लिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत है, अगर जरूरत है कि आम लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, वेल्थ टैक्स लगाया जाए। कुछ लोगों के पास, टॉप 1% के पास 70% पैसा, ये व्यवस्था, इतना बड़ा इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और उसी के साथ साथ यही तरीका है शायद कि हम सही मायने में ऐसा एक देश का कल्पना कर पाए जहां पे लोगों के पास अधिकार हो, समानता हो। और उसी के साथ साथ देश का अर्थव्यवस्था भी उसी से सुधरेगा जब लोगों के पास पैसा होगा, खरीदने का समर्थ होगा। और मजदूर अगर काम करेगा तो शोषित होते हुए काम नहीं करेगा, एक सुंदर देश बनाने के लिए काम करेगा, जिस देश में उसका भी हक है, जहां पे उसको सिर्फ लूटा नहीं जाता। इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का बदलाव जरूरत है। केंद्र सरकार को सवाल पूछने का जरूरत है, नीतियों के ऊपर सवाल पूछने का जरूरत है। तो
मुझे इतना ही कहना था। और अगर सवाल है, कुछ चर्चा का ज़रूरत है तो साथी लोग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में सवाल देखने का कोशिश करूंगी। संघर्ष बिना कुछ नहीं होगा, सही बात है साथी। थोड़ा फोन एक बार। और मजदूर अगर काम करेगा तो अगर कुछ सवाल आ रहा है तो मैं इंतजार करूंगी। नहीं तो साथी लोग बताएं। तो मुझे लगता है कि साथियों ने कुछ बात कहा है, लगभग मैं सहमति हूँ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का क्या रवैया है, दिल्ली सरकार का रोल कैसा है। दिल्ली सरकार के रोल के बारे में मैंने अपने डिस्कशन में बताया कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में भी दिल्ली सरकार जो जो कर सकती थी, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के मामले में हो, सबको राशन देने के मामले में हो, चाहे लोगों का नौकरी का गारंटी करने में हो, रिट्रेंचमेंट के खिलाफ कार्रवाई में हो, या वेज कट के खिलाफ कार्रवाई में हो, या रेंट कंट्रोल, किराएदार का हक गारंटी करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना भूमिका नहीं निभाया है। तो आज का डिस्कशन हम लोग खत्म करते हैं, और यही बात कहते हुए कि एक बड़े बदलाव का ज़रूरत है। उस बड़े बदलाव के लिए जो साथी हमारे कॉमरेड्स, जनमत के साथी, एकटू के साथी, आयशा के साथी, भाकपा माले के साथी, बाकी जो वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और सारे लोग जो जनता के साथ खड़े हैं, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव का दावा करते हैं, और जनता के साथ इस समय उनके रिलीफ में, उनको रिलीफ दिलवाने में, उनका हक का गारंटी करने के लिए जो जनता के मजदूरों के साथ खड़े हैं, उन सारे साथियों को सलाम। ये हमारा कारवां बढ़ता रहे। लाल सलाम।